मेरा नाम मोना है। मैं 18 साल की हूँ। मैं आज ऐसी प्रथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें अपनी जवान लड़कियों को लेकर उसके पिता बाजार में जाते और अकेले घर वापस आते, पर लड़कियाँ उसी चौराहे में हमेशा के लिए गुम हो जाती। आखिर वो लड़कियाँ कहाँ चली जाती थी? एक 10 साल की लड़की थी मैं जब। जीवन में दुखों के रंग देखें, क्या उम्र थी मेरी, मात्र 10 वर्ष, और रंग श्याम एवं मजदूर परिवार की 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की लड़की। बड़ी बहन दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, सो सबकी लाडली थी, और मैं सांवली रंग की, इसलिए माँ पापा मुझसे सस्त रहते थे। 2 भाई भी थे मेरे जो अपना बचपना साथ शान से जीते। जीजी मुझसे 3 साल की बड़ी थी। उसने छोटी सी एक और लड़की थी जो भगवान को प्यारी हो गई, इसलिए मुझसे और जीजी इतना अंतर हो गया। जब सूरज डूबने पर सारी दुनिया सो जाती थी, तब मेरे माँ पापा की बातें सन्नाटे को तोड़ती थी, जो कभी कभी मेरे कानों में पड़ जाती थी। पापा अक्सर जीजी को बाजार दिखाने की बात किया करते थे, और माँ उनकी बातों को टालते हुए कहती थी, अभी ज़्यादा जल्दी अभी बाजार दिखाओगे लड़की को तो मनचाही बात न बनेगी। लड़कियों की तो सुंदरता ही भावे हैं जवाने को, और अपनी लड़की को तो उभार भी न ढंग से हुए हैं। और फिर महीने से शुरू हो जाए तो कछु बात बने। उनकी बातें बाल सुलभ मन को उस पल समझ नहीं आती थी। वो किस बारे में बात कर रहे थे, कहाँ समझती थी कि इतनी बाजार दिखाने के नाम पर हमारे समाज का एक विशेष तबका मजदूरी में या रीति रिवाज के नाम पर अपनी लड़कियों को दुल्हन वाले हाट में बेच देता था, जो या तो उन्हें ऐसे घर में पहुंचाते हैं जिन घर में चिरागों की रोशनी मौजूद नहीं हो, या फिर उनमें खेल कर वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल देते हैं। लड़कियों के जन्म पर वहाँ उत्सव इसलिए मनाए जाते हैं ताकि उन्हें आगे आर्थिक लाभ हो सके। एक दिन सुबह सुबह माँ जीजी को खूब सजा संवरा रही थी। जीजी भी खूब मन से सज रही थी। लाल लाल लिपस्टिक, माथे पर बिंदी और कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ तो पैरों में पायल, दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था। दीदी को इतना सजा सवरा देख बाल मन भी ललचा गया। माँ से सजने की जिद करने लगी। माँ ने खिसिया कर गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। फरमान सुनाती हुए कहने लगी, सजना संवरना तो गोरी लड़कियों पर शोभा देता है, मुझे सज संवर कर तमाशा थोड़ी नहीं बनना है। अपना बाल सुलभ मन कहाँ माँ की बातों का बुरा मानता है, सो मैंने भी नहीं माना। फिर भी सज संवर कर जीजी के साथ जाने के लिए जिद करने लगी। वहीं पैर पटक कर बैठ गई और माँ पापा को गुस्सा दिखाने लगी। बाजार देखने का मोह मन में जोर पकड़ रहा था। मेरे मोहल्ले पड़ोस की लड़कियां बाजार तो जाती थी, दिखती थी, लेकिन बाजार से वापस आती नहीं दिखती। मन सवालों से घिर जाता था। मेरा आखिर बाजार में ऐसा क्या था जो सब वहाँ सज संवर कर जाती थी, लेकिन कोई लौट नहीं थी। कितनी ही रस्में कराई जाती थी। घर में निकलते समय थापे देना जो समृद्धि का प्रतीक था, तो वही अनाज की बारिश कराना जिससे उसके घर में जाने के बाद भी धन धान्य से परिपूर्ण रहे। द्वार पूजा, गौ पूजा, और सबसे अंत में मुड़ कर न देखना। न जाने कितनी ही रस्में निभाकर लड़कियां जाती थी। ठाट से सवारी निकालती जाती और सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की अपने पिता के साथ बैठ जाती। फिर लौटकर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखे उसके पिता ही लौटकर आते। वो लड़की बाजार की गलियों में न जाने कहाँ गुम हो जाती, और मैं सोचा करती उसे रास्ता नज़र नहीं आया, या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़कर दूसरे रास्ते पर चली जाती, किसी गुमनाम मंजिल की तलाश में। क्या बाजार की रौनक इतनी लुभावनी होती है जो एक बार जाने के बाद वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता है? मैं इन्हीं लवाजों की तलाश में अपने बालमन को भटकाए रहती, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिलता जो मेरी बालमन की जिज्ञासा को शांत कर सके। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक कर बैठी हुई मैं चुप नहीं हुई तो पापा ने कह मुझे भी बाजार ले गए। बड़ी बहन का मोह है, शायद इसलिए जिद कर रही है। एक बार दिखा ही लाता हूँ, इससे हमें भी ये पता चल जाएगा कि छोरी आगे पालना भी है या नहीं।
उस पर मासूम मन में ये बात समझ नहीं आई थी। क्यों कहा था मेरे खुद के पिता ने? ऐसा क्या सच में वो मेरे पिता थे, या मोल लिया था मुझे, या फिर यूं ही सड़क से उठाकर पाल लिया था? कहाँ मन इन सवालों में उलझा था। पापा की बात सुनकर खुशी से बावरा हो गया। अब जीजी के साथ मैं भी हाट जाऊंगी। अब मुझे पता चल जाएगा हाट में जाने वाली सजी संवरी लड़कियां क्यों वापस नहीं आती हैं। मैं भी थोड़ा बहुत लाली लिपस्टिक कर पापा और जीजी के साथ वहां से हाट के लिए निकली। रास्ते में जो भी जान पहचान का मिलता तो उन्हें मुस्कुराते हुए उत्साह में दुआ सलाम करने लगती, हालचाल पूछ लेती। हालचाल पूछते हुए मेरी नज़र गाड़ी के दूसरे छोर पर पास बैठी जीजी पर पड़ी, जो डरी सहमी घबराई सी सिमटी हुई बैठी हुई थी। उनको देखते ही मेरी सारी खुशी फुर्र हो गई। मन में ख्याल आया, अब इसे फेहस्तीत में मेरी जीजी भी शामिल हो जाएगी। बाजार की उन गलियों में मेरी जीजी भी घूमने निकल जाएंगी और फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आ पाएंगी। सोचकर ही मन भर गया मेरा और मैं जीजी के गले लग गई थी। जीजी भी मुझे पार रोने लगी थी। ये देख पापा चिल्लाते हुए कहने लगे, ज़्यादा आंसू न बहा, नहीं तो सारा साज श्रृंगार बिगड़ जाएगा और फिर हाट में कौड़ियों के भाव ले जाना पड़ेगा। मुझे ऐसे बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मुझ पर चिल्लाते हुए पापा ने मुझे जीजी से अलग होने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर एक ओर बैठ गई। कुछ देर बाद ही पापा ने गाड़ी रुकवाई। मैंने उत्सुकतावश नज़र उठाकर देखा तो वहाँ हाट बिल्कुल अलग लड़कियाँ सजी सवरी बनी ठनी खड़ी हुई थी, जिनके आसपास कुछ एक लोगों की भीड़ लगी थी। उनके साथ इक्का दुक्का महिलाएं भी थीं, जो लड़कियों को अपने साथ एक कपड़ों की चार दीवारी से बनी झोपड़ी में ले जाती और कुछ देर बाद वापस ले आती। फिर वो साथ आए व्यक्ति से इशारे से कुछ कहती थी और बनी ठगी लड़की के पिता की ओर एक सफ़ेद लिफाफा बढ़ाती, जिसे लेकर वो लड़की को उनके साथ भेज देते। ये कैसी रीत है, क्या रिवाज है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बाल मन अपनी बचपन की हमराज जीजी से बिछड़ने की ख्याल से दुखी होने लगा था। कुछ ही देर में जीजी के साथ भी वही सब घटना घटने लगी जो मैं अब मन को समझाने की कोशिश कर रही थी। इतना ही समझ आया, मुझे जीजी को उस महिला का उनके साथ अंदर होना अच्छा नहीं लगा था। उस महिला के साथ जो व्यक्ति खड़ा था वो लगातार मेरी ओर ही देख रहा था। उसका घूरना मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। घबराकर ये सोच पापा के पीछे छुप गई। मैं अब मुझे कोई नहीं देख पाया। पापा उस महिला और उसके साथ खड़े व्यक्ति से बात करने लगे और मैं अपने ही ख्यालों में उलझी चारों ओर देख हाट का नियम समझने की कोशिश करने लगी। हाट का एक नियम मुझे समझ आया था, एक बार लड़की को उन चार दीवारियों के अंदर जरूर जाना होता है। मैं सोच में गुम थी, तभी कुछ ही देर में पापा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे कह रहे थे, शामली बहुत किस्मत वाली है जो मुझे जीजी के साथ ही रहने को मिलेगा। अब तुम हमेशा अपनी जीजी के साथ ही रहोगी। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं बाकी सबसे दूर हो जाऊंगी। ये सोच मन डर से सिमट गया। उस आदमी ने पापा को भी एक लिफाफा थमाया, जिसे पापा ने हंसते हुए थाम लिया। जीजी और मैं उस औरत के साथ आए, एक आदमी के साथ चल दी जो हमें कुछ देर खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। वो महिला हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में प्यार लिए उस औरत ने जीजी का हाथ थाम लिया और उसके साथ गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। मैं भी अपनी जीजी के बगल में ही बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी दौड़ा दी, जो एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। हम सब गाड़ी से उतर गए, अंदर बढ़ गए। सब कुछ मुझे नया सा लग रहा था।
एक छोटे से मजदूर तबके की झोपड़ी से निकलकर अचानक से बड़े से घर में आना एक सपने जैसा ही तो लग रहा था मेरे लिए। ऐसा सपना जिसका ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके पूरे होने का तरीका किसी गुनाह से कम भी नहीं है। मैं और मेरी जीजी दोनों अंदर चली आईं। वो घर के बेहद खूबसूरत था, जिसमें आधुनिक सभी सुविधाएं मौजूद थीं। घर में सामने एक थोड़ी बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जिसे देखते ही हमारे साथ आए हुए लोगों ने देखते ही सलाम किया और हमसे भी कराने को कहा गया। उस औरत ने हम दोनों को ही अपने पास बुलाया और जीजी की ओर घूरते हुए वो साथ आई। औरत की से कहने लगी, रेवती अच्छे से माप तौल करके ही तो लाई है। इस लड़की को इस घर की वंश वेल बढ़ाने में सक्षम होगी कि नहीं। दिखने में तो सुंदर लग रही है, कोई दाग धब्बा तो नहीं है शरीर पर। सुनकर कई सवाल मन में भर आए। वो बूढ़ी औरत किस बारे में बात कर रही हैं और जीजी को उस घर में क्यों ले जाएगा। वही पता चला और औरत का नाम रेवती है, जो उस बूढ़ी औरत से कह रही थी, सब देखभाल करके ही लाई हूँ। इस मालिक की इस नई रखैल को, मालिक को भी ये भी भाई हैं। अब आप समय दिखवा ले अपने गुरु महाराज से कब किस घड़ी और किस नक्षत्र में इसे मालिक के साथ कमरे में भेजना है। मैं उसकी बातें समझने की कोशिश कर इधर उधर देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से ही मेरी दुनिया बदल गई है। वहाँ उसने बैठने, खाने पीने से लेकर रहन सहन, बात करने का तरीका सब बिल्कुल दूसरी दुनिया का लग रहा था मुझे। मैं सब समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कह रही थी, जी गुरुजी, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया गया है। दुल्हन वाले हाट से छोरे के वास्ते लड़की चुनकर घर आ गई है। आप अब सही समय देखकर बता दो किस समय दोनों का मेल होना सही रहेगा। सुनकर मैंने जीजी की ओर देखा, जो मेरे साथ ही घबराई सी खड़ी थी। शायद उन्हें समझ आ गया था वहाँ किस बारे में बातें हो रही थी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने फ़ोन रख दिया और रेवती से कह उसे कमरे में ले जाने के लिए कहा। मैं भी जीजी के साथ जाने लगी तो मुझे वहीं खड़ा रहने के लिए कहा गया। बूढ़ी औरत को सुनकर ही मन डर गया। मुझे यहाँ क्यों रोक लिया गया है। मैं वहीं एक और सिमट कर खड़ी रही गई। ये जो मेरी अबूझ पहेलियों की शुरुआत भर थी, मैं वहीं खड़ी थी। तभी नज़र एक बार फिर साथ आए व्यक्ति पर पड़ी, जो अभी भी मुझे घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पर भाव को देखकर मन सहम गया मेरा। उस बूढ़ी औरत के कहने पर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद रेवती फिर आई और मुझे अपने साथ ले गई। घर की साफ सफाई का काम मुझसे कराने लगी और मैं डरी सहमी उस कार्य को चुपचाप करने लगी। एक दिन कार्य करते हुए कानों में जीजी की चीखें सुनाई पड़ रही थी, जिन्हें सुनकर मैं पास जाने के लिए बढ़ गई, लेकिन रेवती ने मुझे रोक दिया। नहीं समझ आया ऐसा क्यों किया। उसने बहुत गिड़गिड़ाई जीजी के पास जाने देने के लिए, लेकिन नहीं जाने दिया। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया था। बात बात पर डपटना, गलती होने पर समझाने की जगह हाथ उठा देना, घर के सारे काम करवाना रोज काम हो गया था मेरा। धीरे धीरे वहाँ रहने से डरने लगी थी मैं और मेरी जीजी। दोनों की दुनिया वहीं चार दीवार बन गई थी। महीनों हो गए थे एक घर में रहते हुए। मैं मेरी जीजी नहीं मिल पाई थी। उसके बारे में कुछ खबर नहीं थी मुझे, वो कैसी हैं। उनके कमरे में जाने की मुझे मनाही थी। एक दिन मैं घर पर कार्य कर रही थी, तभी मेरी निगाह दूर से घूर रही दो आंखों पर पड़ी। वासना से भरी उन आंखों को मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। कुछ देर ताकते रहने के बाद वो आंखें वहाँ से चली गईं, लेकिन मेरा मन सहम गया। उस दिन एक बार फिर रेवती मेरे पास आई और मुझे वहाँ संवारने लगी। उस समय तक इतना मुझे समझ आ गया था कि वे नाव श्रृंगार यूं ही तो नहीं किया जाता है, इसके पीछे भी कोई न कोई वजह जरूर रहती है।
मेरी जीजी को भी यूं ही बना श्रृंगार कर यहाँ लाया गया। उसके बाद से उन्हें कभी कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हिम्मत कर मैं रेवती से इस बारे में पूछा तो रेवती ने मुझे डपटते हुए कहा, तुम कुछ छोटे घर की लड़कियों के लिए सवाल पूछना उचित नहीं है। मैं चुप रह गई। नहीं समझ आया मुझे, क्योंकि उचित नहीं है हमारा सवाल पूछना, और छोटा बड़ा तो घर ही होता है। नहीं जवाब मुझे, और चुप कर गई। कुछ देर के बाद, श्रृंगार के बाद, रेवती मुझे भी एक कमरे में ले जाकर छोड़ आई। उसके इस कदम से मैं सहम गई थी। जीजी के साथ भी ऐसा ही किया गया था, और जब मेरे साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। एक 11 बरस की लड़की जिसे कभी किसी ने सही गलत नहीं समझाया, कभी उसने स्कूल का मुंह नहीं दिखाया, उसे कैसे समझ आता अगले कुछ पलों में उसकी अस्मिता पर प्रहार होने को है। खेलने पढ़ने की उम्र में उसे जीवन के रूप में देखने को मिलेगी। बनी ठनी मैं कमरे में रखी चीज़ों को देख रही थी, जो उस घर में रहते हुए मैंने कभी नहीं देखी थी। फूलों वाला नर्म बिस्तर, उसके एक और रखी कांच की बोतल जिसमें पानी जैसा कुछ रखा हुआ था। बोतल के पास रखा एक छोटा सा पैकेट जिसमें क्या था पता नहीं। कुछ ही देर में दरवाज़ा दोबारा खुला और एक आदमी चेहरे पर मुस्कान रखे अंदर चला आया। वो वही आदमी था जिसे मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। डर के कारण कदम पीछे हटने लगे और चेहरे पर कुटिल हंसी रखे हुए आगे बढ़ने लगा। सहम गया था मैं। मेरी अगले ही पल उसकी गिरफ्त में थी और छूटने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन गिरफ्त से छूटना किस्मत में कहाँ था। कसमसा कर रह गई। मैं 11 वर्ष की उम्र में बलात्कार का दंश झेला। मैंने दर्द जब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो खुद को एक रेत की बोगी में कंबल से लिपटा हुआ पाया। अनजान जगह और लोगों की भीड़ देख मन सहम गया। बदन दर्द कर रहा था। जैसे तैसे उठकर बैठी गई। खुद पर नज़र डाली तो सर्वस्त्र उन्हीं दुल्हनों वाले वस्त्रों में पाया गई थी। मैं कैसे पहुंची यहाँ तक, सवालों की झड़ी मन में लग गई। खुद में सिमटी हुई रेल की उस बोगी में बैठी हुई यात्रियों की ओर ताक रही थी। तभी खड़िया से लाकर किस्मत ने दिल्ली पटक दिया। रेल रुक चुकी थी और मैं सहमते हुए रेल से नीचे उतर आई। शरीर बेहिसाब दर्द कर रहा था और भूख से प्यास के कारण जवाब दे रहा था। कुछ समय नहीं था। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। जाने कितनी रेलगाड़ियां आई, कितनी गईं, और मैं वहीं बैठी उन्हें जाते हुए देखती रही। पास ही पानी की टंकी थी, सो पानी पिया तो भूख के कारण पेट दर्द होने लगा। पेट पकड़ वहीं बैठ गई। दिन से रात हो गई, लेकिन मैं वहीं बैठ चारों ओर देख रही थी, उस उम्मीद से शायद ईश्वर की रहनुमा को भेज दे मदद के लिए। कुछ देर बाद आंखों के सामने किसी ने हाथ में पकड़ा सफ़ेद रुमाल झटका और मैं मूर्छित होती चली गई। जब आंख खुली तो खुद को एक बार फिर बड़े से घर में पाया, जहां फिर सजी संवरी महिलाएं दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर तो समझ आ गया कि मैं एक बार फिर ऐसी जगह पर हूँ जहाँ लड़कियों को सजा संवरा कर एक कमरे में भेज दिया जाता है और वही दर्द वेदना शरीर को सहनी पड़ती है। मैं वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगी। इतना सरल नहीं था वहाँ से निकलना। चारों ओर देखती हुई मेरी नज़र घर की खिड़कियों पर पड़ी और मैं उन्हें देख उम्मीद से भर गई, शायद यहाँ से भाग सकूं। मैं सबके सोने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन 24 घंटे होने पर भी वहाँ की रौनक कम नहीं हुई। उस घर में उतनी चहल पहल थी। अभी तक इतनी उम्र नहीं थी सो मुझे लोगों के बीच नहीं भेजा जाता था, लेकिन महीने में एक बार लड़कियों के साथ अंदाज़ सीखने के लिए भेजा जरूर जाता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थीं जो मेरी तरह मजबूर। वहाँ भी उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ बढ़ती गई। इसी समय के साथ वहाँ से एक बार फिर लड़कियों के साथ बाहर जाते समय भागने की जुगत लगाई। जब बड़ी लड़कियां अपने कार्य पर थी और उन्हें उसके साथ लोगों से बात करने के तरीके, चलने फिरने के तरीके सीख रही थी, तभी चुपके से एक गाड़ी में जाकर छुप गई जो वहाँ से निकल रही थी। किस्मत एक बार फिर मुझे ले जा रही थी, लेकिन कहाँ इस बात से मैं पूरी तरह अनजान भी थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर एक घर के सामने रुकी जो दिखने में अच्छा खासा था, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं डरी सहमी उसी गाड़ी में भी डुबकी रही।
आसपास कोई नहीं था। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद मैं झांक कर देखी तो गाड़ी बंद हो चुकी थी और मैं अंदर से फंस चुकी थी। कुछ ही देर में नज़र सामने आती है एक महिला पर पड़ी जिसके हाथ में पर्स था और आंखों पर चश्मा। उसके पास आने पर मैं एक बार फिर गाड़ी में छुप गई। वो औरत गाड़ी में बैठी और गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। मन फिर आशंका से भर गया और मुझे खांसी आ गई, जिसे सुन उसके झटके से गाड़ी रोकी। चेत करते उन्होंने मुझे देखा। मैं डरी सहमी एक कौन पकड़ ली थी। उसमें मेरी हालत देख शायद अनुमान लगा लिया था। जो मेरे अंदर छुपे को डर को उन्होंने पहचान लिया था। वो महिला और कोई नहीं, मिस नीलिमा थी। मुझे देख उन्होंने कुछ नहीं कहा और शांत बैठे रहने को कहे उन्होंने एक बार फिर गाड़ी दौड़ा दी। पिछले 1.5 सालों से इतना कुछ देखा और अनुभव कर लिया था कि किसी पर सहज भरोसा नहीं होता। मन में विचार आ रहा था कि मैं एक बार फिर किसी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ। मैं वहीं बैठी हुई गाड़ी के रुकने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी। वो नीलिमा जी मुझे एक जगह ले आई जहाँ मेरे जैसे बच्चे थे। मुझसे न डरने का कहते हुए मिस नीलिमा मुझे कहा एक कमरे की ओर ले जाने लगी, जिस पर दरवाज़ा देखते ही मेरे बढ़ते कदम रुक गए। मेरी मनोदशा को समझते हुए नीलिमा जी मुझे वहीं पास ही बड़ी बेंच की ओर ले गई और मुझसे वहां बैठने को कह दी। खुद भी वहीं बैठ गई। मेरे पास हाथ फेरते हुए मिस नीलिमा मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी, लेकिन भरोसा मैं अभी भी नहीं कर पा रही थी। पर मिस नीलिमा मेरी परेशानी समझ जगह के बारे में बताने लगी थी। वही पता चला कि एक बार सुधार गृह था। मिस नीलिमा वहाँ की एक कर्मचारी थी जो नियमित रूप से बच्चों से मिलने आती थी और उनके साथ समय व्यतीत करते सही रास्ता के बारे में बताया, जिसे सुन वो मुझे समझाते हुए बोली, मोना, अतीत सबका होता है। उसे हम अतीत को पकड़कर वर्तमान की खुशियों नहीं भूलना चाहिए, बल्कि अतीत के छोड़कर हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए। मोना नाम सुन मैं बोली, मेरा नाम मोना नहीं शामली है। तो मिस नीलिमा कहने लगी, शामली अब नहीं रही, आप मोना हैं। मोना से श्यामली वर्ड वाली मिस नीलिमा की बातें मुझे बहुत प्रभावित किया और अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी। मिस नीलिमा मेरे साथ बातें करती, खेलती, अच्छे बुरे इरादों को पहचान करना सिखाती। मैं नीलिमा को माँ कह संबोधित करने लगी। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, सो पढ़ाई लिखाई। मिस नीलिमा की मदद से उन सबको शिक्षा के महत्व समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने लगी, जिस बारे में प्रयास अब तक जारी है। इस उम्मीद में एक दिन हम इसे अवश्य सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।